हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर एजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने मोल फ्रैक्शन का इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद हमने उसमें केस वन पढ़ा था कि कैसे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इक्वल टू वन आता है। ठीक है, यानी दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जब भी हम सम करते हैं तो वो इक्वल टू किसके आता है, वन के। और इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी बाइनरी सॉल्यूशन में केस टू पे। ठीक है, तो केस वन हमने पढ़ लिया था जहाँ पे ये फार्मूला बनाया था। अब केस टू में देखो ज़रा, आपने ये तो फार्मूले पढ़ लिए थे कि कैसे आप सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लिखेंगे। अब खुद ही सोचो कि मान लो आप एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल। तो ये वाला केस कब लगाना है, जब एन ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स क्या हों, इक्वल। तो एन सॉल्यूट इक्वल टू एन सॉल्वेंट। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं पे मिलती है तो अब इस केस में देखते हैं कि हमारा काई सॉल्यूट क्या आता है। तो काई सॉल्यूट का हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो काई सॉल्यूट में देखो ऊपर क्या आता था, एन सॉल्यूट, और नीचे आता था टोटल हमारे जितने भी मोल्स हैं। कौन कौन से, एक होता था सॉल्यूट का मोल्स, अब एक होता था सॉल्वेंट का। अब अगर यहाँ पे दोनों मोल्स सेम हैं तो मैं सॉल्वेंट की जगह भी सॉल्यूट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल्स सेम है इसलिए मैंने सॉल्वेंट के मोल्स की जगह सॉल्यूट लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला तो सेम रहेगा क्या, एन सॉल्यूट। अब नीचे दिख रहा है कि दोनों सेम टर्म है तो दोनों ऐड हो गए, क्या हो गए, एन सॉल्यूट। क्लियर है। अब जैसे हमने ये देखा तो मैंने बताया था कि जो भी ऊपर नीचे सेम होगा उसको उड़ा दो। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं काई सॉल्यूट कैलकुलेट करा तो वो कितना आया, 1/2। ठीक है, ये तो रही काई सॉल्यूट की बात। अगर हम पूछें कि अब काई सॉल्वेंट कितना होगा, तो मैंने बताया था कभी भी आपको अगर दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको क्या करना है, वन में से जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो वन, और अभी हमने कैलकुलेट करा था 1/2, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, दोनों क्यों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या है, वन के बराबर। तो ये आप ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑब्वियसली काई सॉल्यूट हाफ आया है और दोनों का सम वन होता है तो ऑब्वियसली काई सॉल्वेंट भी क्या होगा, हाफ। क्लियर है। तो देखो जैसे हमने कंडीशन अप्लाई करी तो हमें दिखा कि काई सॉल्यूट भी हाफ आ रहा है और काई सॉल्वेंट भी हाफ आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमें लिखना है, देखिए कि जब भी आपको एक कंडीशन मिले, इफ़ एन सॉल्यूट और एन सॉल्वेंट दोनों कहीं पे सेम दे रखे हों, ठीक है, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं, मान लो दोनों के 5-5 मोल भी हो सकते हैं, 10-10 भी हो सकते हैं, 50-50 भी हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अगर कहीं पे ये कंडीशन मैच करती है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि काई सॉल्यूट निकाल लो या काई सॉल्वेंट निकाल लो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। और वो वैल्यू भी फिक्स है, वो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, तो भले मोल आप कैसे भी ले लो इक्वल, पर काई सॉल्यूट और काई सॉल्वेंट की वैल्यू हमेशा हाफ आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दूसरा केस पसंद आया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको ये कंडीशन मिली तो आपको डैट पता होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो ये रहा आपका केस टू। अब बात आती है कि इसमें केस थ्री कैसे बनता है। देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसी में केस थ्री में, कि हमने देखो काई सॉल्यूट और काई सॉल्वेंट का फॉर्मूला लिखना तो सीख लिया है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि मान लो आप काई सॉल्यूट जो उसका फॉर्मूला आपने लिखा था और काई सॉल्वेंट जो भी आपको लिखना आता है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ मोल फ्रैक्शन का, तो देखो क्या आता है। जब मैंने काई सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखा तो एन सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स क्या होते थे, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो मैंने काई सॉल्यूट की जगह रख दिए। और इसी के नीचे बड़े में क्या लिखूंगा मैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, यानी एन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन इसके भी नीचे टोटल मोल्स कितने, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो देखो जैसे आपने ये लिखा तो आपको दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और जब भी ऐसा हो तो ये क्या एक दूसरे को कर देंगे कट। ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉल्व करने के बाद क्या निकला, ऊपर तो निकला एन सॉल्यूट और नीचे निकला एन सॉल्वेंट। ठीक है, यही बचेगा। अब इससे हमें क्या पता चला, देखो केस थ्री से हमें ये पता चला कि जब भी आप सॉल्यूट
और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालते हैं, यानी काई सॉल्यूट अपॉन काई सॉल्वेंट निकालते हैं, तो हमेशा क्या आता है, उनके जो मोल्स हैं उनके रेशियो के बराबर होता है। यानी काई सॉल्यूट अपॉन काई सॉल्वेंट इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, यानी जो उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही सेम रेशियो क्या होता है उनके मोल्स का। तो ये आपको अगली बात पता होनी चाहिए मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। तो केस 4 है, वैसे ही केस उतना बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे आपका मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट करा और वह जीरो के बराबर आया है, तो इस समय क्या पता चलता है, यानी अगर मोल फ्रैक्शन जीरो है तो ऑब्वियसली उसके मोल्स भी क्या होंगे, जीरो, तभी आया होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब भी किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जीरो हो तो इसका मतलब दैट कंपोनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यानी वहाँ पे वो जो भी कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, कहीं पे अगर x इक्वल टू जीरो है, क्योंकि मैंने बताया था कि काई के लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो ये आ रहा आपका केस 4, कहीं पे भी काई जीरो आ जाए इसका मतलब वहाँ पे वो कंपोनेंट है ही नहीं। अब ज़रा देखिए इसमें लास्ट केस बचता है केस 5। जब मैंने काई पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि काई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो मान लो कि अगर गलती से आपका काई कभी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा। तो अब खुद सोचो, जब हम सारे मोल फ्रैक्शन का सम करते थे तब वो सम हो के कितना आता था, 1। अब ये अकेले ही कंपोनेंट की वैल्यू 1 है, तो इस समय ये पता चलता है कि इसके इस कंपोनेंट के अलावा कोई और कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको भी ऐड कर लेंगे तो सम 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा वाला, जिसके लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब हुआ ओनली वन कंपोनेंट ओनली वन कंपोनेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा ही नहीं। ठीक है, ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है या मिनिमम वैल्यू आती है। तो हमेशा याद रखना, अगर काई की वैल्यू जीरो है तो वो कंपोनेंट वहाँ पे है ही नहीं, और अगर काई की वैल्यू 1 है तो सिर्फ वही कंपोनेंट वहाँ पे है, उसके अलावा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। आई होप आपको ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।